श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में भी हृदय से संबंधित बहुत सारी बीमारियां आसानी से पकड़ में आ रही हैं और बच्चे भी हृदय रोग जैसी समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। क्या कारण है? क्या उनकी जीवन शैली जो जिस तरह से बदल रही है वो एक कारक है? क्या ये कारक जो है वो आनुवंशिक हैं? क्या लक्षण हैं? कैसे हम इनकी पहचान करें और बच्चों को हृदय रोग जैसी बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है? ये सभी वो प्रमुख बिंदु हैं जिन पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर प्रतिभा राय हैं। आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, IMS BHU में। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा है और अभी हमने हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU में एज ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ज्वाइन किया है। प्रतिभा जी, बच्चों में हृदय रोग जब हम इसकी बात करते हैं तो ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि आमतौर पर जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, जो भी रोग हैं, वो अमूमन 40-50 साल की आयु के बाद ही हमारे जानकारी में आते थे और हम उनका ट्रीटमेंट कराते थे। पर बच्चों में जिस तरह से समस्या इन दिनों बढ़ रही है, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में इसके होने के पीछे क्या कारण है। बच्चों में ये सबसे बड़ा मिथ है बोलना कि सिर्फ बड़ों को हार्ट की बीमारी होती है। एक दिन के पैदा हुए बच्चे को भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। डाटा के हिसाब से आप बात करेंगे तो हर पैदा हुए 1000 बच्चे में 8 से 10 बच्चों को जन्मजात हृदय रोग होता है। और उसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम और प्रेजेंटेशन होते हैं उसमें माँ ये बोलती है कि बच्चा दूध नहीं पी पाता है या बच्चा दूध पीते पीते बीच में छोड़ देता है। दूसरा माँ बोल सकती है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, या फिर बोलती है कि बच्चा रोते रोते नीला पड़ जाता है, या फिर बोलती है कि जरूरत से ज्यादा उसकी धड़कन चलती है। अगर आपके बच्चे में ये 4-5 चीजें देखी जाए तो जरूर से आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं और हो सके तो इसका इकोकार्डियोग्राफी जरूर करवाएं। अगर समय रहते ये सब चीजों की पहचान हो जाए तो इलाज संभव होता है, और एक टाइम निकलने के बाद अगर पहचान में भी आता है तो उसका इलाज ज्यादातर कंडीशन में संभव नहीं हो पाता है और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो आमतौर पर जब डिलीवरी के केस में, जब भी बच्चे का जन्म होता है, अगर डिलीवरी हॉस्पिटल में किसी विशेषज्ञ की देखरेख में हो रही है, तो बच्चे के जन्म के बाद क्या इस तरह की कोई जांच की प्रक्रिया वहां अपनाई जाती है, ताकि अगर हृदय से संबंधित कोई बीमारी उसे है तो हम आसानी से उसे पकड़ सकें? तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो पीडियाट्रिशियन ज्यादातर डिलीवरी को अटेंड करता है। उसमें वो एक सैचुरेशन देखता है बच्चे का, जिसमें हाथ और पैर में पल्स ऑक्सीमीटर लगा के सैचुरेशन देखा जाता है। अगर वो सैचुरेशन 95 से कम % से कम होता है तो वहीं पे सस्पेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। या दूसरा काम पीडियाट्रिशियन करता है कि वो अपने स्टेथोस्कोप या आले को लगा के बच्चे की धड़कन सुनता है। अगर उस धड़कन में कुछ भी उसको अलग आवाजें आती हैं तो वो एक दूसरा इंडिकेशन होता है कि बच्चे को हार्ट की बीमारी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा पहले सप्ताह या पहले महीने में ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगा और 1 महीने बाद उसको दिक्कतें आती हैं। जो सबसे ज्यादा हमें लगता है कि जो बंदा उस बच्चे के बारे में बता सकता है वो उसके माँ बाप होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं, बच्चे को ठीक से पेशाब हो रही है कि नहीं। अगर ये सब चीजों में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें लगता है कि आप विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जिन्हें हम आसानी से जान जाते हैं या अपने अनुभव के साथ एक समय के बाद आसानी से उनकी पहचान की जा सकती है, उनमें इलाज तो बहुत आसानी से होता है। पर बच्चों के केस में कई बार छोटे बच्चे वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम अपनी समस्या का समाधान के लिए हम किससे बात करें और क्या बात करें, कैसे उस चीज के बारे में बताएं। छोटे बच्चे तो विशेष करके कुछ भी बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर एक चीज ये जानना भी बहुत जरूरी है कि बच्चों में जो हृदय से संबंधित रोग हैं वो हैं क्या क्या, और वो हृदय रोग जो भी हैं बच्चों में, वो उनके पीछे क्या आनुवंशिक कारण है या जन्म के दौरान कोई ऐसी समस्या हो जाए उसकी वजह से ऐसी हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो उसके कारकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार में आप 2 तरह से उनको डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसमें बच्चा नीला पड़ता है और एक जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है। बच्चा जिसमें नीला नहीं पड़ता है उसमें ज्यादातर बच्चे को दिल में छेद होता है। छेद के 3 प्रकार, बट अगर वो छेद छोटा है तो कोशिश करें 4 से 5 साल की उम्र तक उस बच्चे का इलाज करवा लें, और छेद बड़ा है तो 1 साल के अंदर उसका इलाज हो जाना चाहिए। दूसरी बीमारी जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है उसमें दाहिने या बाएं साइड की मेजर नस जो होती हैं
वो सिकुड़ी हुई होती हैं। ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। इसमें बच्चा ज्यादातर आपको सुस्त दिखता है पूरे समय। अगर ऐसा आपको लगे तो विशेषज्ञ को दिखवाएं, और उस कंडीशन में बच्चे की बलून वैल्वुलोप्लास्टी की जाती है, जिसका मतलब है बलून डाल के उस नस को फुलाया जाता है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और बच्चा जिन बीमारियों में नीला पड़ता है उनमें ज्यादातर बच्चों को सर्जरी लगती है, बट वो भी अगर आप 1 से 2 साल के अंदर करवा लें तो बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा रह सकता। और आपने अभी कारण के बारे में हम बताएंगे, तो जो भी कोई प्रूवन कारण अभी तक इसके नहीं है। बहुत बार हमने सुनने में आता है कि फादर पूछता है कि मदर रिस्पॉन्सिबल है, या मदर पूछती है फादर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ऐसा कोई प्रूवन कॉज नहीं है इसका। कोई जेनेटिक लिंकअप कुछ बीमारियों का है, बट कायदे से कोई भी क्यों होता है ये किसी को भी पता नहीं है। बट हाँ, ये जरूर डाटा है हमारे पास कि 1000 बच्चों की डिलीवरी में 8 से 10 बच्चों को जन्मजात हृदय रोग होगा। ये बड़ी संख्या है। अगर अमूमन हम जिस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं हमारे देश में, और जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज को लेकर के, क्योंकि अभी भी जो प्रसव की स्थिति है दूर दराज के क्षेत्रों में हम देखते हैं तो कई बार विशेषज्ञों की देखरेख में वो प्रसव नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरीज के केस में जो घरों में, जो गांवों में दाइयों के माध्यम से प्रसव होता है, वहां पर ये जांच कर पाना या ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों के साथ ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है। प्रतिभा जी, आपने कारण की चर्चा की, हमने उसके लक्षणों की चर्चा कर ली कि किस तरह से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। आपने बताया कि शरीर नीला पड़ना एक लक्षण होता है, और ऐसे भी लक्षण आते हैं जिसमें शरीर नीला नहीं पड़ता है। हम इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे को ऐसी कोई समस्या है, जिस तरह के लक्षण आपने बताए, तो उस स्थिति में एक अभिभावक के तौर पर, माता पिता की या एक विशेषज्ञ के तौर पर चिकित्सक की क्या भूमिका है? तो सबसे पहला हम उस बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है। उसमें ऐसा हो सकता है कि बच्चे को आपके बार बार निमोनिया हो, वो उसका कारण होता है बच्चे को दिल में छेद होना। और दूसरा, जिसमें आपकी नसें सिकुड़ी हुई होती हैं, उसमें बच्चा आपका सुस्त होता है। अगर आप एज ए अभिभावक आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये लक्षण है, तो पहला काम करें कि अपने आसपास के शिशु विशेषज्ञ को दिखाएं। शिशु विशेषज्ञ हमारे इंडिया में अच्छे नंबर में है, और वो अगर जांच करे तो वो आसानी से बता सकते हैं कि बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। वो लेवल 1 हो जाता है। फिर वहां से वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। फिर अगर हो सके आपके एरिया में कोई पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो उनको दिखाएं, नहीं तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, और बच्चे का इकोकार्डियोग्राफी जरूर करवाएं। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बिना सोचे आपको इलाज करवाना चाहिए। मेरी जो अभी ओपीडी में एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि हम अभिभावक को बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पास समय नहीं है, आप इलाज कराएं, बट वो ये सोच के डरते हैं कि छोटा बच्चा है, अभी इसका सर्जरी या कैथेटर बेस्ड ट्रीटमेंट कैसे करें। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पैदा हुए 1 दिन के बच्चे का भी इलाज संभव है, उसकी भी सर्जरी होती है, और बच्चा डिस्चार्ज होकर घर भी जाता है। तो इस बात से न डरे कि छोटे बच्चे की सर्जरी नहीं हो सकती। अगर समस्या हमारी जानकारी में आ गई है तो बेहतर है कि विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के उसका इलाज किया जाए। अच्छा, सर्जरी की आपने बात की, क्या इस स्थिति में जब बच्चे को हृदय से संबंधित कोई रोग है तो सर्जरी ही उसका एकमात्र विकल्प है, या चिकित्सा की और भी पद्धतियां और भी प्रकार हैं जिनके माध्यम से उस रोग को ठीक किया जा सकता है? तो अभी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सब्जेक्ट में 60 to 70% जितनी भी बीमारियां हैं उनको कैथेटर बेस से हम इलाज कर सकते हैं। कैथेटर बेस मतलब एंजियोग्राफी, जिसमें हम पैर की एक मेजर नस के थ्रू पाइप को डाल के बटन को डालते हैं या बलून ले जाके नस को फुलाया जा सकता है। इसमें बच्चे को कोई भी चीरा और टाका नहीं लगता है। बच्चा 1 या 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती होता है, और करने के बाद 1 से 2 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, और बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल रहता है। हाँ, 3 से 40% बीमारियां ऐसी है जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी होती है, बट उनके भी आउटकम्स बहुत अच्छे हैं अगर सही समय पे कराए जाए तो। कई बार पेरेंट्स के सामने एक बड़ी समस्या होती है कि भाई हार्ट की डिजीज है, इलाज बड़ा महंगा होगा, उतना पैसा हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस मामले में सरकार की तरफ से कहीं किसी तरह की कोई मदद या कम कीमत पर वो जो सुविधा है, चिकित्सक की सुविधा, उसका लाभ ले सकता है मरीज? तो हम तो आपको अपने IMS BHU की बात करेंगे। यहाँ पे हमें आयुष्मान फंड और CM-PM फंड आते हैं। आयुष्मान में हर बीमारी के हिसाब से फिक्स पैसे आते हैं, मरीज भर्ती होता है, उसके बाद जो पैसे आते हैं उसमें इलाज हो जाता है। दूसरा, एस्टिमेट फॉर्म भरते हैं जिसमें CM और PM फंड से पैसे आते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे सरकार ने काफी अच्छी सुविधा दी हुई है बच्चों के इलाज के लिए, बच्चों नहीं सभी के इलाज के लिए, जिससे आयुष्मान और CM-PM फंड से आते हैं, और पेरेंट्स के ज्यादा पैसे नहीं लगते। अमूमन इस प्रक्रिया में समय कितना लगता है, और इलाज की जो प्रक्रिया है इसके पूरी होने के बाद बच्चा पुनः अपनी उस स्थिति में लौट पाएगा, नॉर्मल जीवन उसके लिए क्या संभव हो पाता है? तो अगर हम बच्चे को, किसी को बटन डाला हुआ है,
तो बच्चा एक दिन पहले एडमिट होगा, दूसरे दिन प्रोसीजर होगा और तीसरे दिन बच्चा तीसरे या चौथे दिन डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगा, सब काम कर सकता है। हम ये जरूर बोलते हैं कि 1 महीने तक बच्चा स्कूल नहीं जाए, और स्कूल जाए भी तो ज्यादा खेल कूद नहीं करे, और 1 महीने के बाद बच्चा ऑलमोस्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। और अगर किसी की नस फुलाई जाती है तो उस कंडीशन में हम वो भी रेस्ट्रिक्शन नहीं बोलते हैं। बच्चा जैसे ही डिस्चार्ज हुआ 1 वीक के बाद स्कूल जा सकता है और ऑलमोस्ट पूरी तरह से नॉर्मल है। कई बार जो बच्चे हृदय रोग से पीड़ित होते हैं उनमें ऐसा देखने में आता है कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या जो है वो कई बार दैनिक दिनचर्या के कामों को करने में भी असुविधाजनक महसूस करते हैं। खेल कूद रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूटीन के काम करते हुए भी कई बार वो थक जाते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि इस इलाज के बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो कि वो अपनी जीवन शैली जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा रहता है उस तरह से वो उसको जी सकते हैं? हाँ, अगर वो सही समय पे इलाज करवाए तो वो पूरे नॉर्मल बच्चे जैसे हो जाते हैं, उसमें कोई भी इशू ही नहीं है। प्रतिभा जी, समय की आपने बात की, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने में और उसके ट्रीटमेंट तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें। पर एक तरीका तो ये है कि हमने बच्चे की बीमारी को सही समय पर डायग्नोज कर लिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कई बार पेरेंट्स लापरवाही करते हैं, टालते हैं कि भाई आज नहीं कल नहीं परसों, 1 महीने 6 महीने बाद हम इसका इलाज कराएं। तो यहाँ पर जो इस तरह का डिले है इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं? परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। अभी हम अपना एक हाल ही का एक्सपीरियंस बताएंगे। मेरा एक मरीज था, वो अपने 2 साल के बच्चे को लेके आया था। उसकी दोनों मेजर नस ब्लॉक थी। हमने उसको बोला कि आप इसको बलून डाल के खुलवा लीजिए, बच्चे के पास समय नहीं है। तो अभिभावक ने कहा कि छोटा बच्चा है, इसको कैसे होगा, और अभी बच्चा देखने में तो ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उन सब अभिभावकों को हम ये बोलना चाहते हैं कि बच्चा बहुत बार देखने में नॉर्मल लगता है, बट नस ब्लॉक होने की वजह से जो पिछले चैम्बर से वो नस कनेक्टेड है वो चैम्बर फेल कर जाता है, और एक बार फेल कर गया तो उसका इलाज संभव नहीं होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई डॉक्टर सलाह दे रहा है कि आप इलाज करवाएं बच्चों के केस में, तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करें और इलाज सही समय पे करवा लें, क्योंकि एक टाइम निकलने के बाद उसको इरिवर्सिबल डैमेज बोलते हैं। मतलब उसके बाद हमने किया भी तो कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है। अच्छा, बच्चों में हृदय रोग की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या फैमिली हिस्ट्री भी कुछ मायने रखती है? अगर परिवार में माता के पक्ष की तरफ देखें या पिता के पक्ष की तरफ देखें और कोई पुरानी हिस्ट्री है उनके यहाँ हार्ट डिजीज से रिलेटेड, तो क्या बच्चों में ऐसी संभावना है कि बच्चा जो होगा वो हृदय के रोग का मरीज होगा? हाँ, अगर आपके फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो हम बोलते हैं, मतलब जन्म से हृदय की बीमारी है, अगर ऐसा है तो 3 से 5% चांस है कि दूसरे बच्चे को भी ये हो सकती है बीमारी। तो उसके लिए अभी एक फीटल इको का कॉन्सेप्ट है जिसके 4-5 फिक्स इंडिकेशन होते हैं। उसमें ये भी होता है कि अगर आपके पिछले बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज थी तो माँ को 18 से 22 सप्ताह के बीच में फीटल इको जरूर करवा लेना चाहिए। प्रतिभा जी, ऐसे बच्चे जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, जैसे बहुत छोटा बच्चा है तो नॉर्मली तो वो कोई आहार नहीं लेता है, वो माँ के दूध पर ही निर्भर होता है पूरी तरह से, पर अमूमन जो बड़े बच्चे हैं जो अपनी समस्या को बता सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनमें जब इस तरह की चिकित्सकीय जांच और इसका इलाज की प्रक्रिया, ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो हमें किन बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता होती है उस चिकित्सकीय प्रक्रिया से गुजरने के बाद? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेंटल हाइजीन। सुबह और शाम में ब्रश होने चाहिए और दांतों को साफ रखें। ये इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफिलैक्सिस हम लोग बोलते हैं, जिसमें किसी भी बच्चे का दूरबीन द्वारा या ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो, उन माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद अगर इन्फेक्शन हार्ट में हुआ तो बच्चे की हालत बहुत गंभीर हो सकती है। उसके अलावा ये कोशिश करें कि बच्चे को हाई प्रोटीन डाइट खिलाएं और कैलोरी डेंस डाइट। कैलोरी डेंस मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बच्चे को ज्यादा दे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ग्रोइंग एज है, प्लस वो ओपन हार्ट सर्जरी से बाहर आया है तो उसमें ज्यादा होती है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे का वैक्सीनेशन जो हमारा नेशनल गाइडलाइंस है उसको मिस नहीं करें। किसी भी बच्चे को हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है वो एक अलग बात है और वैक्सीनेशन एक अलग बात है, दोनों को मिक्स न करें और बच्चे को सही समय पे टीके लगवाते रहें। प्रतिभा जी, फीटल इको की आपने बात की, मुझे लगता है कि ये सबसे पहली प्रक्रिया है जब हम बच्चे के स्वास्थ्य की जांच शुरुआती दिनों में, उसके जन्म से पहले कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को और विस्तार से आप बताएं तो बेहतर होगा। हमारे श्रोता इस चीज को समझना चाहेंगे कि ये जो जांच की प्रक्रिया है क्या है और कैसे होती है। सो फीटल इको मतलब बच्चे के हार्ट को देखना जब वो माँ के पेट के अंदर है। जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बच्चा जब माँ के पेट में होता है और 18 से 22 सप्ताह के बीच में होता है तब फीटल
फीटल एको करा लेना चाहिए। उसके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है, सारे लोगों की फीटल एको नहीं हो सकते हैं। उसमें माँ की तरफ से अगर माँ को कोई जेनेटिक बीमारी है, या माँ को डायबिटीज है, या पहले बच्चे को कोई हार्ट डिजीज हुई हो, या वो बहुत ही प्रेशियस प्रेगनेंसी है। प्रेशियस प्रेगनेंसी मीन्स 2-3 बच्चों की डेथ हो गई हो माँ के पेट में, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हो रहा हो बच्चा, ये सब कंडीशन में फीटल एको कराने का रोल होता है। उससे क्या होता है कि हम बच्चे, माँ और बाप दोनों को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसको हार्ट की बीमारी है तो भी हम उसको आइडिया बता सकते हैं कि बच्चा पैदा होगा तो आपको किस तरह से मेंटली रेडी रहना है, बच्चे के क्या क्या इलाज संभव हैं और कहाँ पे इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं होती है कि एक न्यूबॉर्न डिलीवर होने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी कराए। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें लगता है कि आप एक माँ बाप को मेंटली प्रिपेयर करवा सकते हैं कि वो उनका फ्यूचर कैसा है, वो कैसे बच्चे को देखने जा रहे हैं। अच्छा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की आपने बात की, ये प्रक्रिया हम जो देखते हैं सिर्फ बच्चों में ही है, या जो वयस्क है जिसकी उम्र 30 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में है, उसके साथ भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं? क्योंकि कई बार होता है कि जन्म के समय तो जांच नहीं हो पाई, क्योंकि पुराने समय में ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थी, तो उसको जानने का, समझने का क्या तरीका है? तो ये जो पूर्वांचल का एरिया है, या आप बोल सकते हैं हमारी एक बहुत सीनियर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मैम है डॉक्टर अनीता सक्सेना, उन्होंने एक पेपर भी लिखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि ये हम यूपी, बिहार, ये जो एरिया है इसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में अनडायग्नोस्ड है। जब हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो बच्चों में। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मतलब पैदाइशी आपको हार्ट की बीमारी है। तो हम जो ओपीडी में मरीज देखते हैं उसमें 50% ऐसे मरीज हैं जो बड़े हैं और उनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज थी, और ये अगर आपका बचपन में इलाज नहीं हुआ हो तो बड़ा होने पे ये बहुत ज्यादा घातक होती है। स्पेशली अगर आपको हार्ट अटैक आया और आपके दिल में छेद है तो बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपका हार्ट जो होता है रेडी नहीं होता है टॉलरेट करने के लिए दो बीमारियों को। तो हम सभी को ये बोलेंगे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से ये मत सोचे कि सिर्फ वो बच्चे की बीमारी है, वो हर किसी को एक बीमारी हो सकती है, बट उन्हें पता नहीं था जब वो छोटे थे। तो जब भी पता लगे आप उसका इलाज जरूर करवाएं। प्रतिभा जी, माता पिता को जागरूक करना बहुत आवश्यक है, स्पेशली बच्चों के केस में, क्योंकि जब हम वयस्क होते हैं तो हम अपनी बहुत सारी समस्याओं के बारे में जानते हैं, चर्चा भी करते हैं, विशेषज्ञों से भी परामर्श लेते हैं, पर बच्चों की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। वो अपनी समस्याएं साझा भी नहीं कर सकते, और स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनमें तो कोई और तरीका होता नहीं है। तो वहाँ माँ बाप को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। तो अभी की जो स्थितियां हैं, हमारे पूर्वांचल की आपने चर्चा की, बनारस में हम बात कर रहे हैं इस विषय पर, तो अभी जो आपके पास पेशेंट हैं, उनके जो माता पिता आते हैं, वो कितने अवेयर हैं इस तरह की बीमारियों को लेकर के, और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे स्टूडियो से? जो मरीजों को ओपीडी में देख रहे हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो एकदम से इस बात के लिए तत्पर है कि उन्हें अपने बच्चे का इलाज करना है। बट बच्चे के इलाज में आप उनको रास्ता बताओ कि दूरबीन या ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, तो वो एक घबरा से जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे की ये इलाज संभव है, या बच्चा हमारे जब जाएगा प्रोसीजर करने के लिए ऑपरेशन थिएटर या कैथ लैब में तो वो कैसे टॉलरेट करेगा, क्योंकि वो बच्चा छोटा है। तो हम ये सभी माँ बाप को बोलना चाहते हैं कि ये जो भी प्रोसीजर होते हैं, बच्चा जगह नहीं होता है, बच्चा बेहोश होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है, और ये प्रोसीजर उतने ही सेफ है बच्चों में जितने बड़ों में होते हैं। अगर आप किसी स्पेशलिस्ट से करवा रहे हैं तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन बच्चों में ज्यादा नहीं होती है, अगर सही ढंग से की जाए, प्रोसीजर को सही ढंग से किया जाए तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उसको सही टाइम पे इलाज करवाएं। सही टाइम पे इलाज नहीं कराएंगे तो बच्चा बड़ा होके कभी भी नॉर्मल नहीं रहेगा, और उसको हमेशा से सडन डेथ के चांसेस बढ़े हुए होंगे। जैसा कि आजकल आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक 10 साल की लड़की की सडन डेथ हो गई। तो बच्चों में सडन डेथ होने का कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को पता नहीं होता है। निश्चित तौर पर प्रतिभा जी, जो जानकारी आज हमारे श्रोताओं को आपने दी है वो उनके बहुत काम की है, और जिस तरह से अवेयरनेस की आवश्यकता है इन बीमारियों को लेकर के, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के जितनी जागरूकता की आवश्यकता है, हम प्रयास करते हैं कि वो जागरूकता का स्तर बढ़ाने की कोशिश हम लगातार ऐसे करते रहें। आप आई, आपने समय दिया हमारे श्रोताओं को, अपने बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां जो हृदय रोग से संबंधित हैं उनके बारे में जागरूक किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।